डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मॉडल पेपर 2021 का सॉल्यूशन साइंस सब्जेक्ट का। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए इसमें पूरा आपका जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बताए जाएंगे। और आपका जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है उसको भी सॉल्व कर दिया है हमने, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है सारे सॉल्यूशंस की। आप वहाँ पे जाकर के हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। हिंदी, मैथ, साइंस, आपका एसएसटी और इंग्लिश सभी का सब्जेक्ट का जो है सॉल्यूशन आपको वहाँ मिलेगा। और इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है इसकी बात करते हैं। आराम से देखिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, प्रकाश की तरंग किरणें गमन करती हैं, लाइट ट्रेवल्स इन। तो लाइट हमेशा जो है सीधा जाता है, स्ट्रेट, बिल्कुल। वो ऐसे जिगजैग नहीं जाता है, वो कहीं भी ऐसे फैलता हुआ नहीं जाता, ठीक है। वो हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻⁴, या यूँ बोल सकते हैं आपका 3 लाख होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर उसको पर सेकंड तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, 3 लाख किलोमीटर तो दिया नहीं है, ये करोड़ में दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है का ऑप्शन वो सही है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है ये। आप स्केल से नाप करके आप अपने सामने कोई भी 25 सेंटीमीटर दूर कोई चीज़ रख के देखिए, आप उसको जो है आराम से पढ़ सकेंगे। अगर उससे ज़्यादा पास आती है तो आप उसको नहीं पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो डिवाइस यूज टू मेज़र करंट इज़। तो ये आपका जो है एमीटर कहलाता है। एमीटर से ही आप करंट नाप सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ में पूछा गया V/I का अनुपात क्या कहलाता है। तो ये प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस R क्या होता है, V/I, ठीक है। V/I होता है। इसी से आप फॉर्मूले से सब कुछ निकाल सकते हैं। इसके आगे की बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे, ये जो रिएक्शन दी गई है यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं Fe2 जो है वो आपका Al के साथ में क्या हो रहा है, रिएक्ट करके एक यौगिक बना रहा है, यानी कि वो ए को छोड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। घ ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विच एसिड इज़ फाउंड इन विनेगर। तो एसिटिक एसिड जो है आपको विनेगर में मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। उसमें क्या होता है, 10 to 8% जो है एसिटिक एसिड, 10 to 8%, 10% या फिर 8% एसिटिक एसिड, और बाकी का जो बचा हुआ है वो पानी डाल देते हैं तो आपका सिरका बन जाता है। नेक्स्ट जो है, साधारण नमक का सूत्र क्या है, फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। तो आपको पता है NaCl, आपने कई बार पढ़ा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, इफ़ pH ऑफ ए सोल्यूशन इज़ 5 देन इट इज़। तो आप भी देखिए, pH अगर 7 से कम होता है तो आपका वो एसिडिक होता है, और 7 से अगर ज़्यादा होता है तो आपका वो कैसा होता है, बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। एक तरफ आपका अम्ल होगा, एक तरफ क्षार होगा। तो देख लीजिए, 7 से बड़ा है तो बी होगा, और 7 से छोटा है तो ए होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। प्रचलित नाम, कॉमन नेम आपको बताना है। तो इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। विरंजक चूर्ण आपने पढ़ा है, उसके नाम से इसको जाना जाता है। इसका यही फॉर्मूला होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल आपको ध्यान से इन सभी चीज़ों को याद करना है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी हमेशा जो अवतल दर्पण की होती है वो होती है, आप हमेशा जानते हैं कि r जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2f होता है, 2f होता है। तो f पूछा गया है तो f कितना हो जाएगा, r/2। ये हो गया इसका आंसर, तो r/2 लिख देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको सभी को पता है आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। द चार्ज यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। इसको सी से भी, कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र जो है आपको बताना था। तो इसका सामान्य सूत्र ये फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2।
उसके बाद में अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को अम्ल क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, उदासीनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़ें आपकी सही होगी। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज एसिड एंड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को आपको लिखना है, राइट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा इसका सोल्यूशन 7th क्वेश्चन का। इसमें प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में होते हैं। और द्वितीय नियम भी है इसका कि, या फिर इस पूरे को मिला के भी लिख सकते हैं, परावर्तन कोण आर जो है वो आपतन कोण आई के बराबर होता है, यानी कि एंगल आर इजकल्स टू क्या होता है, एंगल आई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो आपका इंसिडेंट होता है वो एंगल आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, आपका जो रिफ्लेक्शन में। इसके बाद में नेक्स्ट इसी का इंग्लिश वर्जन जो है वो भी बता दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट व्हेन ए रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखना है, राइट एनी टू यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर जो है आपका अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च के रूप में, सर्च लाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में, सेविंग मिरर में इस तरह से किया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है, सेविंग मिरर में, हेडलाइट में, और ऑल्थामोस्कोप में भी किया जाता है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है उसमें होता है, और आपका सोलर फर्नेस में होता है। तो इन सब चीज़ों को हिंदी में या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद में जो है 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको देखते हैं हम, उनके आंसर्स भी देखेंगे। तो सबसे पहला 9th क्वेश्चन है, इसमें 3 चालक जिनके प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम है, रेजिस्टेंस हैं 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, सीरीज़ में कनेक्टेड है यानी श्रेणी क्रम में। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर यानी समतुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है आर बराबर क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो आपका R1 जितना भी रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन जितना भी रेजिस्टेंस है उसको जोड़ देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, वो आ जाएगा आपका R इक्वल्स टू 2 प्लस 4 प्लस 6 बराबर 12 ओम। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट जो 10वां क्वेश्चन पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया देखिए, इसमें पूछा गया सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो के क्यों रखा जाता है, वाई इज सोडियम केप्ट इन इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में उसी का यही मतलब है। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो ऑक्सीजन से पल भर में क्रिया कर लेता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, अन्यथा उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, और सोडियम यहाँ पे आपका इंग्लिश में भी लिखा है, सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विद व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड बर्न्स टू प्रिवेंट दिस केप्ट इन इमर्ज इन केरोसिन। ये इसका आंसर हो गया। अब आगे आते हैं जो आपका 11th क्वेश्चन है उसकी बात करने। तो यहाँ पर 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए देखिए, ये पहला समीकरण है आपका, इसमें क्या लगाना था आपको, पहले समीकरण में यहाँ पे 3 लगा देना था और यहाँ पे 2। समीकरण संतुलित करना तो आपको आता होगा। तो उसमें आपको क्या है, इधर जितने आपके ऑक्सीजन होते हैं या हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, उनको आपको रखना पड़ता है। देखिए जैसे यहाँ पे एक ही N2 है तो यहाँ पर N आपके पास 2 है यहाँ पे, तो 2 N यहाँ पे भी हैं। यहाँ पर आपका 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू 3 6 हाइड्रोजन इधर भी है। तो इस तरह से आपको संतुलित करना पड़ता है। और बी का आंसर यहाँ पर है, आपको इसमें भी जो है क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा, तो जाके ये आपका यहाँ पर भी एक 4 ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। सब जगह आप देखेंगे तो ये बराबर है। तो ये आ गया 10th का आंसर। इसके बाद में हम आते हैं 11th का आंसर। इसके बाद में हम आते हैं 12th के आंसर पे। तो 12th के आंसर में पूछा गया, एक धातु का नाम एवं संकेत लिखे जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, राइट ए केमिकल नेम और सिंबल ऑफ ए मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो वो क्या होती है, मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं। ठीक है, Hg उसका सिंबल होता है, मरकरी नाम है और Hg उसका सिंबल है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ऐसी अधातु का नाम बताना है, यानी कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल का नाम बताइए अथवा संकेत चिन्ह, यानी कि उसका जो आपको सिंबल भी लिखना है। तो ग्रेफाइट इज़ ए नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसका सिंबल C होता है क्योंकि कार्बन कंपाउंड ही है ये।
इसके बाद में नेक्स्ट जो है निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है, इसके संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीज़ें को स्पष्ट से देखने में परेशानी आती है। मायोपिया में आँखों की पुतली जो है उसका आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनने के बजाय थोड़ा पहले बन जाता है। ऐसा होने से दूर की वस्तुएं धुंधली और अस्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुओं में कोई भी परेशानी नहीं होती है। इसका कारण क्या हो सकता है, परिवार में चलता हुआ कोई मतलब किसी को है, आनुवांशिक है तो भी हो सकता है, और अगर माता पिता की आंखें ख़राब हैं, उनको दिक्कत है तो भी ये खतरा बढ़ जाता है, या स्क्रीन टीवी मॉनिटर का अधिक समय तक उपयोग करना, या किताबें या स्क्रीन से आवश्यक दूरी पर ना रख कर के पढ़ना भी मायोपिया को आपको चुनौती देता है। सॉरी। इसका जो संशोधन है उसके बारे में क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा संशोधन है, आपको ही पता है। वो क्या है कि आपको चश्मा लगा लेना चाहिए, लेंस ले लेना चाहिए। तो इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अपसारी यानी कि अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस जो होता है उससे आप इसको दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए सॉल्यूशन है, मायोपिया इज़ ए डिफेक्ट इन द विजन इन विच ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली आफ्टर ए सर्टेन लिमिट। कुछ दूरी के बाद में उसको जो दूर की चीज़ें हैं वो दिखाई देना बहुत प्रॉब्लम हो जाती हैं। इसमें वही चीज़ बताइए, कॉजेज़ क्या हैं, शॉर्ट साइट हैपन इन चिल्ड्रेन इन यंग टीनेजर्स, और ये फैमिली के द्वारा भी चलता है, और टेम्प्रोरी शॉर्ट साइटनेस कैन ऑल्सो ऑकर्स विद द सर्टेन इलनेस, एग्जाम्पल फॉर डायबिटीज़ जिसको है उसको भी ये हो सकता है। ये सब है। इसके बाद में इसका करेक्शन मैंने आपको बताया, इस डिफेक्ट को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो करेक्शन मैंने यहाँ पे बताया आपको। करेक्शन क्या है, दिस डिफेक्ट इज़ मिनिमाइज्ड बाय कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ फार ऑफ द फ्रॉम द एफ फ्रॉम द आई। जो फोकल डिस्टेंस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, वो डॉक्टर चेक करके दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की आपको व्याख्या करनी है और उदाहरण भी देना है। एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसको देख लीजिए, इसका आंसर जो है यहाँ पर हम देखेंगे। इसका सबसे पहला है आपका हिंदी मीडियम के लिए, फिर उसके बाद में इंग्लिश मीडियम के लिए। उपचयन जो है आपका यानी कि ऑक्सीडेशन में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है। उसके उदाहरण आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, इनको ले सकते हैं। इसी तरह से अपचयन में क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या उसमें हाइड्रोजन का संयोग, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का ह्रास था और इसमें हाइड्रोजन का संयोग था, इसमें ऑक्सीजन का संयोग था और इसमें ऑक्सीजन का ह्रास है, जस्ट उल्टा। और इसके भी एग्जाम्पल आपके सामने गिवन है, आप देख सकते हैं इसको। ये जो है इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका इंग्लिश मीडियम के लिए, इसी क्वेश्चन को देख लें। तो यहाँ पर जो है आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन जो है आपका ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, और उसके एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये रहा। और हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ने गेन किया, यहाँ पे हाइड्रोजन ने जो है रिड्यूस हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे इसके सारे के सॉल्यूशंस जो हैं लिख दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। दिस फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्साइड्स द नाइट्रोजन एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन, यहाँ लिखा हुआ है। और रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड कैन रिड्यूस फ्रॉम कॉपर इट्स रिएक्टेड विद हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसका आंसर है। इसी तरह से जिंक का भी दे सकते हैं आप, तो ये आपका जिंक का भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए। इसके बाद में हिंदी मीडियम, फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए, सारे के सारे सब्जेक्ट सारे क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए इसमें सॉल्व्ड है। तो 15वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें आपको बताना था केमिकल फार्मूला। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो NaOH होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो वो CaO होता है। इसके बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है, और कॉपर सल्फेट का CuSO4 होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो 16वां क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें क्या करना है आपको, दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र लिखना आपको। वो चीज़ मैं दिखा दूंगा आपको, दोनों का सूत्र जो है मैग्नीफाइंग का और लेंस का। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल
से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बतानी है। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड इन डिस्टेंस ऑफ 25 फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसका फॉर्मूला अगर याद है तो सबसे पहले आप देखिए इस डायग्राम को। यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है जिसके हम बात कर रहे हैं एच.ओ, जो 4 सेंटीमीटर का हाइट है उसकी। ठीक है। और इसका जो है आपका 25 सेंटीमीटर जो है इसकी फोकस दूरी है, जो कि नेगेटिव ली जाती है क्योंकि आपका मिरर जो है वो अलग है आपका। और दूसरा जो है आपका फोकस जो है वो भी हमें क्यों लेंगे नेगेटिव, जब जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो नेगेटिव आता है। ठीक है। तो ये चीज़ें तीनों आ गई हमारे पास। और दर्पण सूत्र यानी कि लेंस फार्मूला हमें पता होता है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u अप इक्वल्स टू 1/f। सभी की वैल्यूज़ हमें रखनी है, इसमें यहाँ से उठा के रख देनी है। तो v की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हमने छोड़ दी, हमारे पास u की वैल्यू है, u की रख दी, और f की वैल्यू है, f की भी रख दी। इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व करने से जो v की वैल्यू फाइनली आएगी वो आ जाएगी -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका मतलब है कि पर्दे को दर्पण से कितना, यानी लेंस से कितना सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर बाईं तरफ रखना होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब इसके बाद में इसी का जो है आपका आगे अवर्धन भी बताना है। लेंस का सूत्र तो आपने देख लिया, लेंस का सूत्र ये था। अब आपका मैग्नीफिकेशन का आवर्धन का सूत्र जो है वो भी दिखा देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है पूरा दिखाएंगे आपको। यहाँ पर है आपको अब आवर्धन। तो ये आवर्धन का यानी मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला m=hi/h0 जो होता है ये होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसमें देखिए hi और h0 जो होता है ये फॉर्मूला होता है, और ये किसके बराबर होता है, -u/v के। आपके पास v की भी वैल्यू है, u की भी वैल्यू है, हमने रख दी -u और v की वैल्यू। तो हमारे पास hi/h0 की वैल्यू कितनी आ गई, -1.5। तो यहाँ पर देखिए आप, ये रहा -1.5 इसके बराबर किया। और h0 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको दिखाया था मैंने h0 की वैल्यू। अगर नहीं देखा है तो आप देखिए h0 की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर है, ये आपके h0 की वैल्यू। ठीक है। अब इसके आगे की हम बात करें तो आगे सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाइए। तो ये आपका जो फॉर्मूला है हमने इस जगह पे सारी वैल्यूज डाल दी, और इसकी जो वैल्यू आई थी किसके बराबर, 1.5 डायोप्टर अभी आई थी। तो एच आई जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। तो एच आई जो है आपका यानी कि प्रतिबिंब जो है 6 सेंटीमीटर बड़ा होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये आपका नेगेटिव में आया है, ये 2 बार लिख दिया है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। और तो प्रतिबिंब क्या है आपका 6 सेंटीमीटर बड़ा होगा, और वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से छोटा होगा। ये नेचर हो गई इसकी। ठीक है। वास्तविक मतलब क्या होगा, रियल होगा, उल्टा मतलब इन्वर्टेड होगा, और वस्तु से छोटा मतलब डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसका इंग्लिश वर्जन भी जो है सॉल्व किया गया। अगर आपको दिक्कत होती है हिंदी में समझने में तो आप इंग्लिश में भी यहाँ समझ सकते हैं। फोकल लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस दे रखा है, इमेज डिस्टेंस दे रखा है, h0 दे रखा है, hi फाइंड आउट करना है। मिरर फार्मूला से सारी चीज़ें हमने यहाँ पुट करी, आपके सामने है। इसके बाद में देखिए आगे तक जो है आपका डिस्टेंस v जो है निकल जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। उसके बाद m जो मैग्नीफिकेशन है उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, और जो है आपका आंसर जो है hi का निकालेंगे -6 सेंटीमीटर, जो अभी अभी मैंने बताया। इसके बाद में आपका जो है साइज़ वगैरह कैसी आ जाएगी इमेज की, तो इमेज की जो साइज़ है ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर होगा, 37.5 दूरी पर होगा, और इमेज की साइज़ 6 सेंटीमीटर होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन, तो ये नेगेटिव इन नेचर है, इसका मतलब ये रियल है, इन्वर्टेड है, और मैग्नीफाइड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब नेक्स्ट जो है आपका 17th क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। ओम का नियम लिखना है और इसके प्रायोगिक सत्यापन करना है आपको। तो देखिए इसका जो दोनों क्वेश्चन है आपका, एक तो आपका प्रायोगिक सत्यापन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना है, और दूसरा है आपको ये बताना है कि जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है यानी कि पार्श्व क्रम संयोजन होता है, इसमें रेजिस्टेंस R1 R2 R3 का जो है समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये है। ठीक है ना, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो देखिए अब यहाँ पे हम आपको पहले क्वेश्चन आपको ओम का नियम दिखा देते हैं। तो ओम का नियम जो है आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। आपको जो याद करना है, जैसे याद करना है, ये है ओम का नियम। जैसा आपको पता है कि अधिक भौतिक अवस्थाएं समान
जैसे कि आपका कोई भी चेंज ना हो, ताप, लंबाई और इसकी जो है ऊंचाई चौड़ाई जो भी है, इसका अगर ना बदले तो जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, ओम का नियम प्रैक्टिकल सत्यापन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डायग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ लाइनें आपको जो है इस चित्र के हिसाब से लिखनी है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इस तरह से, ये रहा, आपको इस तरह से लिख देना होता है क्या क्या आपने किया है, और इनकी जो एक रीडिंग वगैरह आप इस तरह से, V इक्वल्स टू आई आर जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था मैंने, ये होता है, और I इक्वल्स टू V अपॉन आर। ठीक है, और R इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। इस तरह से आपको नीचे तक जाना है, पूरा देख लेना है, ये आपका पूरा आ गया। तो ये फॉर्मूला हम जो है दिखा देते हैं कि हमने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया है, और एक एग्जांपल लेकर के प्रूव कर देंगे कि हाँ हमने जो किया है वो सही है या गलत है। तो हमने मान लिया एक एग्जांपल जो है, माना कि परिपथ में 6 वोल्ट 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए 6 वोल्ट है V है, और धारा I है जो कितनी है 2 है, और प्रतिरोध कितना R 3 है। तो इन सभी को रखा तो 6 बराबर 6 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये अतः ओम नियम सत्यापित हुआ। इसी तरह से आप इंग्लिश मीडियम के लिए देखना चाहेंगे तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है। इसकी PDF लिंक हम दे देंगे, तो उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आपको लिखना है, ये पूरा आप देख करके आराम से लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वो है, तो इसमें स्टेप्स हैं, आपको स्टेप्स को फॉलो करना है, उसके बाद में ही आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सर्किट डायग्राम बना देंगे इंग्लिश मीडियम के लिए। ये आपका इंग्लिश मीडियम का, इसका अथवा में आया था पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में बताना, जिसमें R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R इक्वल्स टू जो होता है। तो पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में इस तरह से आपको हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, ये डायग्राम आपको पहले बनाना है, इस तरह का शो करना है। इसके बाद में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ये रहा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, ये निकल जाएगा आपका, ये रहा यहाँ पर, और इसकी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो ऐसी आ जाएगी। ठीक है, धातु और अधातुओं में आपको 5 अंतर बताने हैं, और निम्नलिखित यौगिकों की जो संरचना है वो भी आपको बतानी है। तो चलिए हम सबसे पहले धातु अधातु की बातें करते हैं। तो धातु और अधातु में क्या क्या अंतर होता है ये देखिए। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, नीचे इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर है। तो ये पहले आपके हैं धातु अधातु। तो किस धात्विक चमक के आधार पर, कठोरता के आधार पर, रूप के आधार पर, आधारवर्धता के आधार पर, तन्यता के आधार पर, इस तरह से आप इसको मतलब बता सकते हैं कि, यानी कि चमक, धात्विक चमक जो है, धातु की सतह चमकदार होती है और ये चमकीली नहीं होती है। कठोरता में सामान्यतः कठोर होते हैं और ये कठोर नहीं होते हैं। रूप में धातुएं जो हैं इन्हें क्या है, कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, और धातुएं जो है ये गैस रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। इसी तरह से आपका सारा जो है, कभी भी डिफरेंस पूछा जाए आपको बताना है। ये रहा 9 डिफरेंस हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम के लिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर है। मेटल्स किस किस बेसिस पे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे बता सकते हैं कि मेटल्स में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल होता है, एस्पेक्ट केवल हाइड्रोजन छोड़ करके, और ये कंटेंस करते हैं 4 5 6 7 तक के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में। और ये गुड कंडक्टर होता है, ये बैड कंडक्टर होता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, इसकी लो होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका लो होता है। इसका जो है एग्जिस्टेंस इन पीरियोडिक टेबल में ये लेफ्ट साइड होती हैं, राइट साइड होती हैं। नेचर में इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं। बॉन्ड में मेटालिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। स्टेट में जनरल सॉलिड होती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी, तीनों अवस्था में मिल सकती है। डेंसिटी इसकी हाई होती है और डेंसिटी इसकी लो होती है। बहुत सारे डिफरेंसेस है जो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा इसको याद करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसके फॉर्म्स भी हैं, जो कैटायन होती है इसमें एनायन होता है। और इसके बाद में मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, तो ये जो है मेलेबिलिटी और डक्टाइल जो है इसमें होती है, और इसमें थोड़ी सी कम होती है, ना के बराबर होती है। स्ट्रक्चर इसकी हार्ड होती है, इसकी सॉफ्ट होती है। तो ये बहुत ही आसान है। इसके बाद में इसी का अथवा पूछा गया था, जिसमें आपको बताना था उसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो एथेनोइक एसिड जो है इसका फार्मूला होता है CH3COOH, और मेथेन का होता है CH4, प्रोपेन का होता है C3H8, पेंटेन का होता है C5H12, और बेंजीन का होता है C6H6। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट, जो 19वां क्वेश्चन है, बी ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो बी ग्रुप आपका पूछा गया, इसमें देखिए आपका जो बायोलॉजी सेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। तो इन ह्यूमन
किडनी इज़ ए पार्ट ऑफ विच ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन सिस्टम। तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, किडनी क्या काम करती है आपको, आपका जो है यूरिया बनाती है, ठीक है। तो आपका यूरिन पास होता है, उसके बाद में आपका जो है ब्लड को प्यूरिफाई करती है, तो उत्सर्जन एक्सक्रेशन करती है, ये उत्सर्जन तंत्र जो है ये होती है, उसका पार्ट है। और स्वपसी पोषक के लिए आवश्यक क्या है, एलिमेंट नेसेसरी फॉर ऑटोफ्लोइक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी जो वो खुद बनाते हैं, हम स्वपोषी नहीं है, हमको पहले पेड़ पौधों से लेना पड़ता है, फिर हमें बनाना पड़ता है। पेड़ पौधे किसी से नहीं लेते हैं, तो वो स्वपोषी होते हैं। तो इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेते हैं, क्लोरोफिल उसको ट्रेवल कराता है, ठीक है। और आपका जो है सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर आपका आ जाएगा। पादप में जाइलम का उत्तरदायी क्या है, यानी कि क्या काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी जाइलम की। तो जाइलम में देखिए जल जैसा आ रहा है फीलिंग, तो जल का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से मादा जननतंत्र नहीं है। तो देखिए ये अंडाशय भी आपका जो है फीमेल का पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, गर्भाशय यूट्रस भी है, और आपका फॉलोपियन ट्यूब भी है, डिम्बाइनी बोलते हैं इसको, या फिर आप उसको शुक्रवाहिका भी बोलते हैं। तो लेकिन आपका शुक्रवाहिका जो अलग होती है ये वाली वाट डिफेंस, ये नहीं होती है उसके अंदर, तो ये महिलाओं का पार्ट नहीं होता। उसके बाद उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है, यानी कि जो फ्लावर चाइना रोज़ भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको हम द्विलिंगी बाइसेक्सुअल जो है ये फूल होता है, का ऑप्शन इसका सही है। खालिस्तानों को भरना है तो सबसे पहले आपका जो है खालिस्तान और खालिस्तान जीवाश्म के ईंधन के उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ पे कोयला लिख सकते हैं, प्राकृतिक गैस लिख सकते हैं, ऑयल लिख सकते हैं, और पेट्रोलियम लिख सकते हैं। चार ऑप्शन है, 4-5 ऑप्शन है, कोई भी लिख सकते हैं, कोयले, नेचुरल गैस, ऑयल और आपका पेट्रोलियम। ये सभी चीज़ें जो आपके एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स के। और रक्त के कोई 2 कार्य आपको बताने हैं। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए सोल्यूशन है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। रक्त के कोई 2 कार्य बताने हैं आपको। तो रुधिर का कार्य क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन का परिवहन करना भी होता है, एंजाइम, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज आदि पदार्थों का परिवहन करना भी होता है, शरीर के ताप को नियंत्रण करना भी होता है, रोगों की रक्षा करना भी होता है, घावों का भरना भी होता है, शरीर की आंतरिक एवं जैविक क्रियाओं को स्थिर बनाए रखना भी होता है। इतने सारे हैं, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। ऐसे इंग्लिश मीडियम में ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यूज, फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस, carrying cells and antibiotic fight with infections, or bringing waste products to the kidney and liver which filter and clean the blood, और रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर को ही मेंटेन करते हैं, ठीक है। इस तरह से काम है रक्त के, ब्लड के। इसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया ऐसे जंतुओं के नाम बताइए जिसमें बाह्य निषेचन होता है, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होती है। तो बाह्य निषेचन आपका मेंढक में, टोड में, मछलियों में, उभयचर प्राणी जितने भी हैं उनमें सभी में होता है। यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट इन एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर और फिश, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं, सभी उभयचर हैं मैक्सिमम। इसके बाद में 23वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, तो यहाँ पर जो पूछा गया उसको देख लेते हैं। 23वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये आपका जो है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किसकी वजह से आपको इसकी आवश्यकता है। तो इसके बारे में हम अपने मर्ज़ी से लिख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये तो बहुत ही नॉर्मल है। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट देखेंगे सॉल्यूशन आपका 24 नंबर क्वेश्चन का। तो 24 में पूछा गया लैंगिक जनन में के कोई 2 लाभ लिखने हैं। तो लैंगिक जनन के कई लाभ है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान वंशानुगति दृष्टि से भिन्न होते हैं। इस संतति में आपस के वातावरण के अनुकूल होते हैं, वह जीवित रहते हैं और जनन क्रिया द्वारा नए संतान को जन्म लेते हैं। यह संतति वातावरण के अनुकूल होती है तथा स्पीसीज़ को बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए आपका जो है जनन के हैं जो एडवांटेजेस है, अगर नहीं होगा तो आपकी जो है संतान नहीं बढ़ेगी या उसका कुल नहीं बढ़ेगा, हर चीज़ विलुप्त होती जाएगी। तो यही है एडवांटेजेस। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम के भी लिख दिए हैं, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में स्वयंपोषी और परपोषी विषमपोषी जो हैं उसमें 4 अंतर आपको बताने हैं, कौन कौन से हैं। तो चलिए इसके 4 अंतर हम देखते हैं। आपको कोई भी 4 अंतर अपने हिसाब से लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए आपके हिसाब से जो स्वयंपोषी है उनके ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ये प्राय क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे होते हैं और इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। और उसके अलावा आप उदाहरण भी दे सकते हैं, सभी
जो है इस तरह से, और जटिल कार्बनिक पदार्थ के निर्माण के कारण अपने को स्वयंपोषी कहलाते हैं। ये हो गया आपका। इसी तरह से विषमपोषी के बारे में जस्ट इसका अपोजिट है, ये आप देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट जो है इंग्लिश मीडियम के लिए, यानी कि ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक का जो है आपको डिफरेंस बताना था। इसी क्वेश्चन का इंग्लिश में सोल्यूशन है, तो उसको देख लेते हैं हम। तो ये रहा आपका सोल्यूशन, जो है आप कई पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। ये रहा इसमें इसका डिफरेंस, इसका इसमें जो है आप बता सकते हैं। और भी है आपके, जो आपको इजी लगता है उनको याद कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं 26वें की। तो 26वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एक चित्र दिया गया है और उसमें आपको मार्क किए गए थे 1 नंबर और 2 नंबर, उसके नाम बताने थे। तो 1 नंबर आपका ओवरी, जिसको अंडाशय बोलते हैं, और दूसरा जो है फॉलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी ही बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसके जो है काम आप बता सकते हैं, कुछ भी, बहुत सारे काम हैं, आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए हमने काम लिख दिए इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए। अंडाशय क्या है, वे निषेचन के लिए अंडे को उत्पन्न करते हैं, वे प्रजनन हार्मोन बनाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन का उत्पाद करते हैं। ये हो गया। अंडवाहिनी क्या करती है, अंडवाहिनी फेलोपियन ट्यूब के रूप में जानी जाती है। इसमें गर्भाशय तक को अंडाणुओं को शेक भार्गश्य तक वहन कर उर्वरक के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करना, अंडे या गिटोज के प्रारंभिक विकास के लिए जो है ये उत्तरदायी है। और इंग्लिश में आपकी बात करें तो वही चीज़ है, टू प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन ऑफ oocytes या फीमेल गेमेट्स फॉर द फर्टिलाइजेशन, टू प्रोड्यूस हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इनहिबिन, ये सब इसको करती है। और टू रिलीज एग ड्यूरिंग वन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। इस तरह से आप फॉलोपियन ट्यूब का भी बता सकते हैं। फॉलोपियन ट्यूब क्या कहती है, ओविडक्ट भी कहलाती है। कभी पूछ ले ओविडक्ट क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, फॉलोपियन ट्यूब होता है। तो इसके बारे में यहाँ पे लिख दिया, वही चीज़ जो हिंदी में बताई थी वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद में 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि मानव उत्सर्जन तंत्र का जो है नामांकित आपको चित्र बनाना है, और चित्र बना करके आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए चित्र बनाया है, और सभी चीज़ों का नाम यहाँ पे लिख दिया है। आप आराम से इसको देख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी PDF लिंक हमने डाल दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद में इसी का अथवा पार्ट जो है, अनुवांशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध है, रिलेशन ऑफ जेनेटिक्स विद ह्यूमन वेलफेयर। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर इसका नीचे है अथवा ऑप्शन जो है। यह सब अनुवांशिकी की देन है कि जो मानव कल्याण के लिए परम हितकारी सिद्ध हुई है। अनेक वैज्ञानिकों का मत है कि मनुष्य का आनुवंशिक अध्ययन सरल कार्य नहीं है। इसका कारण यह बतलाया जाता है कि मनुष्य की संतान के जन्म में लगभग 10 मास लग जाते हैं, और इसे पूर्ण वयस्क करने में कम से कम 20 वर्ष लगते हैं। तो जीन्स आर द कॉमन फैक्टर ऑफ क्वालिटीज ऑफ मोस्ट ह्यूमन इनहेरिटेड trails. Study of human genetics can never answer question about the human nature, can help understanding disease and the development of effective diseases treatment, and help to understand the genetics of human life। यानी कि इसमें बस सिंपल सी बात आपको जो है बतानी है कि अनुवांशिकी जो है, ये जीन्स जो हैं ये किस तरह से क्या क्या हेल्प करते हैं आपको, बस ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। अनुवांशिकी मानव कल्याण कैसे करते हैं, तो ये सब कुछ डिटेल देते हैं। जैसे आपके क्राइम होते हैं तो उनको सपोर्ट करना, अगर किसी को जो चीज़ हुई है तो क्या उसके परिवार को हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसका पता लगाने के लिए, और वो फैलेगी नहीं फैलेगी ये भी पता लगाने के लिए। तो इस तरह से जीन्स जो है मदद करती हैं। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन था साइंस का। इसी तरह हमने आपका जो सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस बनाए हैं, तो उनको देखना ना भूलें। सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको कोई लिंक ना मिले, वीडियो ना मिले, तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।